वेलकम टू सिलेक्शन बोर्ड। आज है 28 नवंबर 2025। 28 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2026 तक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लागू करने की घोषणा की है? ये कनाडा जो देश है उसने इसे लागू किया है। ये चाहता है पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए कनाडा ने प्लास्टिक उत्पादन पर सीमाएं और रिसाइकलिंग मानकों को अनिवार्य करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड समिट फेरी किस शहर में लॉन्च किया गया? ये आपका ऑप्शन नंबर सी कोची में लागू किया गया। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फेरी शून्य उत्सर्जन तकनीक पर आधारित है और स्वच्छ जल परिवहन को बढ़ावा देगी। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। यह दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यूएनजीए। अब बात करते हैं यूएनजीए का फुल फॉर्म नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, बाकी आप ये तीनों ये है, इसका क्या फुल फॉर्म नाम है और इसका क्या फुल फॉर्म नाम है और यूनिसेफ का क्या फुल फॉर्म नाम है, आप ये तीनों का कमेंट करके आप हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल 2013 में बात बताएं तो 2013 में जनरल असेंबली ने पत्रकारों के खिलाफ क्या किया था? पत्रकारों के खिलाफ अपराध रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह दिवस घोषित किया था। इतना बात आपको समझ में आ गया। किस राज्य ने मिशन समृद्धि कृषि 2.0 योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना को फिर से शुरू किए हैं। इस योजना का लक्ष्य है आधुनिक तकनीक द्वारा किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना। ये इनका काम है। 2025 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मोरक्को में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो को करेक्ट आंसर है। इन्हीं को ये मेजबानी करने के लिए दिया गया था। मोरक्को को महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए ये मेजबानी प्रदान की गई थी कि ताकि आप उसको आप क्या कर सके, आप सुधार सके। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस क्षेत्र में $650 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो रेलवे आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इनको $650 मिलियन का ऋण मिला है। इस फंड का उपयोग हमारे जो इंजीनियर हैं वो कहाँ करेंगे? वो आधुनिक ट्रेन प्रणालियों और सुरक्षा उन्नयन और हाई स्पीड रेल तकनीकी पर करेंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है। इस भारतीय को 2025 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तेजस मेहता जी को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए उन्हें वैश्विक साइबर सुरक्षा में योगदान, एआई सुरक्षा मॉडल विकास और साइबर जागरूकता अभियान के लिए यह सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए किस देश ने 2030 तक नेट जीरो मिलिट्री इमिनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपका फ्रांस है, सॉरी ब्रिटेन है, वो उसने ये लक्ष्य रखा है। यह सैन्य क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने वाला पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? ब्रिटेन। ठीक है, एशिया में पहली बार एआई एंड इथिक्स ग्लोबल समिट 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी सिंगापुर में आयोजित होगा। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए
यह समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और वैश्विक नीति ढांचे पर केंद्रित होगी। ठीक है, चलिए। इसरो ने 2025 में लॉन्च होने वाले वेनस मिशन के लिए किस देश के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता किया है? तो इसरो ने ये आपका फ्रांस के साथ समझौता किया है वेनस मिशन के लिए। और इसका जो फ्रांस का जो इन लोग का संस्थान है वो CNES मिलकर वेनस ग्रह पर वायुमंडलीय अध्ययन और जीवन की संभावनाओं से जुड़े अनुसंधान को करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, क्योंकि इसका भी रोल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रहता है और बच्चे इसी की वजह से क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त करेक्ट हुआ। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने नहीं, किसने ने? इन्होंने का मतलब होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज के भी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कविराज के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो लिच्छवी आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता था? क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रयाग, जो प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी का दोहित्र कहा गया, क्योंकि लिच्छवी का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। मतलब कि जो समुद्रगुप्त थे, एक इनकी बोला जाता है कि माता के नाम बताया जाता है, लिच्छवी कन्या से ये जन्म लिए थे, पैदा हुए थे। और पर हकीकत में क्या है, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी है। क्या है? कुमार देवी इनकी माता का नाम है। ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुंडो जो शासक आए, तो हुंडो जो वंश आया, उनके द्वारा क्या हुआ, ये उनके साथ कारोबार एकदम व्यापार बंद हो गया था। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार रोम पर हुंडो द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्त जो वंश थे उनके प्रति क्या होता है, संगीत का प्रेम दर्शाते हैं। कैसे पता चलता है? समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त के सिक्कों के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी कई युद्धों का सामना किया इन्होंने, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। यह उनको कहा जाता है, संज्ञा दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो मैंने कल का क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी की याद में यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात आ रही है तो महात्मा गांधी का पूरा इतिहास को हम जानते हैं। तो महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में उनके जन्म से शुरू होता है, जहां उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और फिर दक्षिण अफ्रीका में वकालत की, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव
के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। फिर उन्होंने क्या किया, भारत लौटने पर उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्त के लिए अहिंसक प्रतिरोधक का नेतृत्व किया, जिसमें चंपारण और नमक सत्याग्रह जैसे प्रमुख आंदोलनों को उन्होंने शामिल किया। अब हम बता दें कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, चलिए अब हम बात बताएं गांधी जी का पहला नारा क्या था। तो गांधी जी का पहला नारा था 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नारा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। ये पहला प्रारंभ इन्होंने किया था। और 30 जनवरी 1948 को इनको 78 साल के आयु में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में। किसके द्वारा गए? नाथूराम बोस ने मारा था गोली से। ठीक है, इतना आप जान गए। अब बताइए आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा या की जाएगी? तो आपको क्या करना है, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आपको इसको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अगर चैनल पर आपने आया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर सच में आपको अच्छा लगा है आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को आप अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और आप जहां भी अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए और हम यही कामना आपसे करते हैं। भगवान से हम यही कहेंगे।